नमस्कार साथियों, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने आए जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसको दूसरे शब्दों में फिगर काउंटिंग बोलते हैं या चित्रों की गणना बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमें एक आकृति दे दी जाती है और उसमें हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, वर्ग होंगे, चतुर्भुज होंगे, अलग अलग तरह से बातें पूछ ली जाती हैं। तो कंपटीशन के लिहाज से ये टॉपिक है भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी तो मैं नहीं कहूँगा। इजी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि कई बार बेसिक काउंटिंग होती है तो हम कर जाते हैं, लेकिन कई बार बेसिक काउंटिंग नहीं होती तो नहीं। तो यहाँ कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनके अपन चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये फिगर काउंटिंग है क्या। फिगर काउंटिंग, जिसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं चित्रों की गणना करना, चित्रों की गणना। और चित्रों की जब हम गणना करेंगे तो उन चित्रों की गणना में हमें क्या क्या चीजों की चित्रों की गणना करनी पड़ेगी, उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो यहां हमारे पास जो चित्रों की गणना होगी उसमें सबसे पहले जो गणना करवाएगा वो किसकी कराएगा? सरल रेखा की, कि भाई इस आकृति में कितनी सरल रेखा है। सरल रेखा को दूसरे शब्दों में सीधी रेखा भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन काउंटिंग भी बोलते हैं। तो आकृति दे देगा, कहेगा इसमें कितनी सरल रेखाएं। सरल रेखा के बाद में हम लोगों से काउंट करवा सकता है वृत्तों की संख्या, यानी वृत्तों को गिनना, तो वृत्त गणना। इसके बाद हमसे करवा सकता है त्रिभुजों की गणना, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज गणना। ओके, और इसके बाद हम लोगों से करवा सकता है चतुर्भुज की गणना, चतुर्भुज गणना। अब चतुर्भुज गणना में हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो तीन तरह से पूछता है। पहला पूछता है कि इस आकृति में वर्ग कितने हैं, तो वर्गों की संख्या यानी वर्गों को गिनो। चतुर्भुज वर्ग भी तो होता है, राइट। दूसरा हमसे पूछेगा आयत की गणना। तीसरा हमसे पूछेगा पैरेललोग्राम, जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज गणना। और बच्चों, कई बार एग्जाम में ऐसा ही पूछ लेगा कि कुल चतुर्भुज ही बता दीजिए। तो इस अध्याय में हमें 2D फिगर्स की काउंटिंग करनी है, 2D फिगर्स, 2D आकृतियों की गणना करनी है। और 2D आकृतियों की गणना में हमें सरल रेखा है, वृत्त है, त्रिभुज है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम से जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो यहां से बनता है, एक वर्ग आयत से बनता है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी बेसिक है। अब मैं थोड़ी थोड़ी आपसे बातें कर लेता हूं। त्रिभुज का मतलब हो गया तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, इसकी गणना करवाएगा। वृत्त का मतलब इन वृत्त की गणना कराएगा। सीधी रेखा चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, इनकी गणना कराएगा। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आकृति में कितने वर्ग हैं उसकी गणना करवाएगा। आयत यानी जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसकी गणना कराएगा। और समांतर चतुर्भुज, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, जिसमें समांतर भुजाओं का एक जोड़ा समान होता है, इसकी गणना करवाएगा, राइट। अब ये तो हमें इस चीज टॉपिक में सीखना है। ये दो तो बड़े बेसिक है, लेकिन आगे वाले में कुछ टेक्निक्स भी आएंगी। अब इन सबको करने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि फिगर काउंटिंग हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब देखो, फिगर काउंटिंग हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, मान लीजिए मैंने एक आकृति आपको बना के दी, मैंने ये आकृति आपको बना के दे दी और दो क्वेश्चन से शुरुआत करने वाला हूं, उन क्वेश्चन से बात करते हैं। मैंने कहा कि उपरोक्त आकृति में कितने त्रिभुज हैं? उपरोक्त आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब ये आकृति मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी आपको, ये मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 20, तीसरा ऑप्शन दे दिया 5, 9, 6, 4, चौथा ऑप्शन दे दिया 3, 7, 8, 2, 5, 4। अब मुझे एक बात बताइए, अब कहेगा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं कहूं आपको कि फिगर काउंटिंग इजी भी है और टफ भी है, वो डिपेंड करता है बच्चों इसके ऑप्शंस के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन को हम कुछ भी नहीं जानते तो भी हम ये कह देंगे 2 नहीं होगा, कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज देखो 2 से ज्यादा तो दिख रहे हैं और इतने भी नहीं हो सकते, ये हमारा कॉमन सेंस कहता है। तो इतने भी नहीं हो सकते, तो बच गया क्या? 20 आंसर हो, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शंस आए तो हमें ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इजीली कर जाएंगे। लेकिन इसके ऑप्शंस कैसे आएंगे? ऑप्शंस आएंगे इसके 20, 19, 21,
22। अब बताओ, अब एक भी अगर ऊपर नीचे हुआ, काउंटिंग करते हुए एक भी ऊपर नीचे हुआ तो हालत खराब हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो अब हमें इस दुविधा से बचते हुए एक्यूरेट आंसर तक पहुंचना है, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ेंगी जो इस अध्याय में हमारे लिए हेल्प करने वाली। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि ये टॉपिक हमें क्या है, कैसे क्या पढ़ना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। कुछ धीरे धीरे कुछ बातें आएंगी, उन बातों पे अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सरल रेखा गणना। सरल रेखा या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं सीधी रेखा गणना। अब सीधी रेखा की अगर मैं बात करूं तो कोई भी जो आकृति बनती है उस आकृति में तीन तरह की रेखाएं होती हैं बच्चों। एक रेखा होती है क्षैतिज रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज रेखा होती है। दूसरी उसी आकृति में होती है लंबवत रेखा, दूसरी उसी आकृति में होती है लंबवत रेखा, और तीसरी होती है स्लांट यानी कि तिरछी, तिर्यक नहीं तिरछी। ये क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो, क्षैतिज रेखा इस तरह से रेखा वो क्षैतिज होगी, इस तरह से रेखा लंबवत होगी, और तिरछी रेखा चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो वो तिरछी कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू मैं सारी रेखाओं को आपको समझा देता हूं कि कैसे करना है। ये रेखा कहलाती है वो इसकी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये वाली इसकी लंबवत रेखा कहलाती है, और ये वाली इसकी तिरछी रेखा कहलाती है। तो ये तीनों रेखाओं की अगर मैं संख्या जोड़ देता हूं तो उस आकृति में कुल रेखाएं आ जाएंगी। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कह दिया आपको, ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं है इसका बिल्कुल। ये दे दिया आकृति और आपको इस तरह से आकृति दे देगा, इस तरह से आकृति दे देगा। अब कहेगा इसमें कितनी रेखाएं, तो आप चाहो तो क्षैतिज लंबवत लगा सकते हो, न लगाओ तो कॉमन सेंस से भी गिन सकते हो, राइट। कैसे सर, 1 2 3 4 5 6 रेखाएं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कॉमन सेंस से नहीं गिन रहे हो और अगर इसको इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से बनाए, अब बोले भाई कितनी रेखाएं हैं, तो चाहो तो आप कॉमन सेंस से गिन लो और चाहो आप काउंटिंग लगा के गिन सकते हो। चलो अपन एक बार काउंटिंग से भी गिन के देख लेते हैं कि क्या मामला है, बाकी कॉमन सेंस से गिनोगे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर इसमें बोला जाए कि सर क्षैतिज रेखाएं कितनी है, क्षैतिज रेखा, तो कहोगे 1 2 और 3, तो क्षैतिज रेखाओं की संख्या 3 हो गई। इसके बाद दूसरा कहेगा लंबवत रेखाएं कितनी है, दूसरा इसमें कहेगा लंबवत रेखा कितनी है, तो 1 2 और 3 लंबवत होगी। तीसरा कहेगा इसमें तिरछी रेखाएं कितनी है, तिरछी रेखा कितनी है, तो जब इसमें तिरछी रेखा बोलेगा तो 1 2 3 4 इसमें तिरछी रेखाएं होगी। ओके, तो इस तरह से 4 3 7 और 3 कितनी होगी 10, तो इस आकृति में टोटल कितनी रेखाएं हो गई, 10 रेखाएं होगी। इजी है, कर सकते हो आराम से, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो आपको ये वाला एक क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए फिगर्स एक दूसरे से रिलेटेड चलते हैं यहाँ पे। अभी यही जो आकृति मैंने पहली बनाई इसमें त्रिभुज भी गिनेंगे, यही आकृति में वर्ग भी गिनना पड़ेगा, वही में आयत भी गिनना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे सब चीजें अपन एक साथ करते जाएंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको कि हम कैसे इन चीजों को यूज करते हैं। अब ये आकृति दे दी, ये सारी सीधी रेखाएं हैं, बिल्कुल ये सभी सीधी रेखाएं हैं। ओके, ये आपको यहां से बना दिया। अब कहेगा इसमें कितनी रेखाएं, तो बच्चों चाहो तो आप इसको लिख सकते हो और नहीं लिखो तो सीधा भी गिन सकते हो, लेकिन चलो लिख लेते हैं, या जैसा गिनो आपकी चॉइस है। अगर इसमें गिनते हैं तो देखो मैं आपको बताता हूं, क्षैतिज रेखा की बात करो, क्षैतिज देखो 1 2 3 4। लंबवत पे आ जाओ, लंबवत बोलो, एक भी लंबवत नहीं है, लंबवत जो ऐसे होती है ये एक भी लंबवत नहीं है। फिर आ गए कौन सी वाली पे, तिरछी रेखाओं पे। तिरछी में देखो बच्चों, इधर से काउंटिंग करोगे तो देखो 1 2 3 4, लेकिन वो इधर से भी तो आएंगी, ये देखो 1 2 3 और 1 4, तो क्या हुआ रेखाएं, 4 रेखाएं इससे, 4 इससे और 4 इससे, तो यहां से टोटल 8 तो इसमें तिरछी हैं, 4 क्षैतिज हैं, तो इसमें कुल रेखाएं कितनी हो गई, 12 रेखाएं। गिन सकते हैं आराम से, बड़ा इजी है। चलिए ओके, अब देखिए यहां से अगर अपन बात करें, जैसे आपके एक क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लिख देता हूं और उस क्वेश्चन से अपन चर्चा करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है
और क्या दिया हुआ है उस पर अपन अभी चर्चा करते हैं। ओके चलिए, तो ये देखो एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, पहले इसको करते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन को करिए। नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ये आपको दिया हुआ है। देखो इस आकृति को, आकृति ऐसी आएगी आपके सामने, बस आपको इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और आपको ये आकृति को सॉल्व करना है। इसने अल्फाबेट लिख रखे हैं, अल्फाबेट ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इस बार इसको काउंट करो। अब देखो काउंट कैसे करेंगे, हम लोग कहेंगे ये एक रेखा होगी। अब 36 लंबवत गिनो तो 36 गिन लो, तिरछी गिनो तो तिरछी गिन लो, या सीधा कॉमन सेंस गिनो तो चॉइस इज योर्स। एक ही रेखा होगी, 2 और बेटा ये पूरी लाइन 1, 3, इसके बाद 4, फिर इधर से आ जाओ 5, 6, 7, फिर ये वाली आ गई 8, 9, 10, फिर ये पूरी 11, फिर ये 12, 13, 14 और एक ये हो गई कौन सी वाली, 15। अब आप बताइए कि हमने कौन सी वाली रेखा को मिस कर दिया। अभी अपन ने काउंट किया तो देखो रेखाएं जो थी उस पे किसी पे डबल मार्किंग नहीं होनी चाहिए। देखो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, यहाँ से ये एक रेखा आ गई, ये एक रेखा है, यहाँ पे ये एक रेखा है, यहाँ पर ये है और ये है। अब बताइए इसके अंदर कि इसके अंदर कहाँ पर क्या है, बोलिए बताओ। काउंट करते हैं, वापस देख लो तो काउंट कर दो। सारी रेखाओं पे अपन ने लाइन लगा दिया, अब लाइन गिन लो। देखो डबल नहीं होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15। अब यहाँ 15 दिया हुआ है कौन से वाले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। लेकिन आपको छोटी सी एक बात जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, कई बार ये एग्जाम में इस तरह से भी दे सकता है, यहां से और ये ब्रेक दे देगा, यानी ये पॉइंट अलग दे देगा। अब ये यहां पर एक था, इस तरह से देखो यहां पर ये लाइन यहां से और यहां तक सेम थी, ये अलग अलग थी, लेकिन ये वाली लाइन में अगर यहां ब्रेकिंग पॉइंट दे दिया तो आप उसका ध्यान रखना कि ये कैसे। जैसे यहां देखो, अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये सीधी है, और अगर ये सीधी नहीं होती तो यहां नंबर ऑफ लाइंस कितनी काउंट करेगा, 2 काउंट करेगा। देखो अगर यहां पर इस पॉइंट की बात करो तो ये सीधी दे रखी है, तब एक लाइन है, और अगर ये बात सीधी सी मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी लाइन बोले तो अभी कितनी, एक है, लेकिन अगर मैं ऐसी लाइन बोलूं, इस तरह से बोलूं तो अब लाइन कितनी है, अब 2 लाइन है, और यहां लाइन कितनी है, 1 लाइन, बस इतना सा अंतर है, राइट। तो इसमें अभी जो डायग्राम दे रखा है, मैंने अकॉर्डिंग टू डायग्राम रखा है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम में बच्चों ये पूरी 1 लाइन है और ये पूरी 1 लाइन है। तो इस तरह से इसको भी एक काउंट किया, इसको भी एक काउंट किया, इसको भी एक काउंट किया, राइट। चलिए, तो यहां से इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आराम से पहले पढ़िए, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से। निम्न आकृति में ए से बी तक कितनी तरह से जाया जा सकता है यदि तय दूरी क्या हो, न्यूनतम। भाई ए से लेकर आपको बी तक जाना है, अब ए से लेकर बी तक जाना है, कितनी तरह से जा सकता है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, राइट। सोचिए, तो देखो बच्चों, अब मैं ए से अगर बी तक जाता हूं तो देखो ए से बी तक जाने के, मैं अगर आप कहो तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दूं, या फिर वैसे समझा देता हूं। अब देखो ए से बी तक जाने का एक तो ये रास्ता है, एक ही है, तो मैं इस रास्ते की बात कर रहा हूं। यहां से देखो एक, अब देखो ये सारी दूरी मैं मान लेता हूं कि 1-1 मीटर की मान लेता हूं, ताकि क्योंकि उसकी कंडीशन क्या है, न्यूनतम दूरी हो। तो कितने तरह का होगा, मोस्ट ऑफ द का आंसर आ चुका होगा, अभी अपन इसको कर लेते हैं, राइट। देखो तो यहां पर अपन ऐसा कर लेते हैं कि भाई इस पे नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख दूं MNOPQRS, ये लिख दिया मैंने। अब देखो थोड़ा सा सोचना कि जाने का रास्ता देखो, सर ए से बी तक जाने का रास्ता, ए से बी तक जाने का रास्ता, एक बार अपन इधर से चलते हैं, तो इधर से चलते हैं तो देखो ए से MNOB, तो पहला रास्ता कौन सा निकला, AMNOB, AMNOB। बोलो ये बात सही है। देखो कितने मीटर की दूरी आई, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर की दूरी है। दूसरा बच्चों ये भी है रास्ता, ऐसे भी बोला जा सकता है, AMNOB,
AMPOB, ये ऐसे भी बोला जा सकता है AMPOB। बोलिए 1 2 3 4। अब यहां से बात करें, अगर मैं इसी को वापस लेता हूं तो ये ऐसे बोला जा सकता है AMPQB। बोलिए AMPQB 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर ये वाली बात तो समझ में आई, लेकिन हम इसको ये भी तो कर सकते हैं, ये भी तो ले सकते हैं, यहां से ये ले लिया, यहां से ये ले लिया, यहां से ये ले लिया, इस तरह से। तो बेटा ये ले तो लोगे, लेकिन दूरी देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर और 6 मीटर। तो ये जो है यहां पर हर एक बार अगर वो 1-1 मीटर मानो तो यहां दूरी जो तय है वो कितने मीटर है, 4 मीटर तय है, लेकिन वहां पर कितने मीटर होगी, 6 मीटर। इसलिए आप ये पाथ नहीं ले सकते। ओके चलिए, अब ये वाला जो रास्ता मैंने इधर से लिया था, अब वही रास्ता अगर मैं इधर की बजाय इधर से ले लूं तो उसके लिए भी रास्ते देखना वापस से। ए से वापस अगर मैं बी तक जा रहा हूं तो यहां पर भी वही 3 रास्ते निकल के आएंगे। बोलिए मेरे साथ, यहां से करते हैं ASPQB, दूसरा आ जाएगा ASRQB, राइट। और एक यहां से ये भी तो रास्ता हो सकता है, देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4, और एक बेटा ये भी रास्ता हो सकता है। तो एक रास्ता ये हो जाएगा ASPOB। हर एक जगह दूरी तय है, वो चेक कर लीजिए 4-4 मीटर की ही है। तो इस तरह से हमारे पास कितने रास्ते आ गए, 3 उधर से और 3 इधर से, तो कितने रास्ते हो गए, 6 रास्ते हमारा राइट आंसर। वापस देख लीजिए, ए से लेकर बी तक जाना था तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, 3 इधर से हो गए, इधर से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो 3 और 3 6 तरीके हो गए। तो इस तरह से हमारे पास सरल रेखा के संबंधित क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्रत गणना की। व्रत गणना भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। व्रत क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए, एक गोल घेरा जिसका ये केंद्र होता है, ये केंद्र कहलाता है। इससे स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है और वो परिधि कहलाती है। आपको यहाँ से बोलेगा भाई ये क्या करती है व्रत, अब आपको इनकी संख्या गिननी है। तो यहाँ एक इक्वेशन आता है, वो मोस्ट ऑफ द आपको ध्यान से समझना है कि अगर मान लो 2 व्रत एक दूसरे को क्रॉस करें तो यहाँ बताइए कितने व्रत हैं, 2 व्रत हैं या 3 व्रत हैं। जहां भी हो वहीं बात बोलिएगा, मेरी बात को सुन रहे हो तो बोलो, इसमें कितने व्रत हैं, इसमें व्रतों की संख्या कितनी है, 2 व्रत हैं या 3 व्रत हैं, 2 व्रत हैं या 3 व्रत हैं। तो आप कहोगे सर इसमें 2 व्रत हैं, इसमें 3 नहीं बोलिएगा, 2 व्रत हैं, एक ये व्रत है एक ये व्रत है। ये व्रत नहीं है बच्चों, ये व्रत नहीं है। व्रत की तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यहाँ की दूरी अलग अलग होती है, और जब दूरी अलग अलग होती है तो वो व्रत ना होकर क्या बन जाता है, दीर्घ व्रत, जिसको इलिप्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो बन जाता है। ओके चलिए, तो यहां से बस यही ध्यान रखना, जितनी बार क्रॉस सेक्शन करें तो ये, बाकी इसमें कोई मंत्र नहीं है, आराम से बेसिकली जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब आप इसमें काउंट करो कि इसमें कितने व्रत हैं, कितने क्या हैं, एक बार आप अपने हिसाब से काउंट करो, ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसको कर सकते हो। ओके चलिए करिए, आ गया होगा आंसर। वीडियो पॉज किया करो क्वेश्चंस के लिए, और वीडियो पॉज करने के बाद उन क्वेश्चंस को आप सोल्व किया करो। देखो सबसे पहले काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर ये वाला 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में बच्चों एक कौन सा रह गया, ये बीच में, एकदम बीच में, ये देखो ये वाला बच्चों, ये वाला। तो 12 और 1 कितने हो गए, 13 हो गए। काउंट कर सकते हो वापस, 3 4 5, डबल ना लग जाए और कोई रह ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इजी है, कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें बताओ कितने होंगे, फटाफट करो। मैंने कहा था सरल रेखाएं और व्रत बड़े इजी होते हैं, यहां से आगे की चीजों पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो काउंट करते हैं, 1 2 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 काउंट कर लीजिए 17 आएंगे। कैसे? एक और सिंपल तरीका देखो, ये 3 है ना अंदर, तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17। तो यहाँ व्रतों की संख्या अगर पूछेगा तो कितने व्रत हो जाएंगे? 17 व्रत हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर कितना होगा? 17। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपने कि जो आपने टिक किया वो एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कर दीजिए फटाफट आंसर। देखो 2 तो ये हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बोलिए तो अगेन आंसर कितना हो जाएगा आपका? 17। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चंस पे। अब देखो नेक्स्ट चीज अपने सामने आएगी जो अपन को काउंट करनी है, वो काउंट करना है चतुर्भुज गणना पे। देखो कंपटीशन के नजरिए से अगर मैं आपसे बात करूं तो चतुर्भुज वो आकृति बोली जाती है जो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो। अब चतुर्भुज गणना में कंपटीशन के नजरिए से हमारे सामने 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इस तरह का आकृति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। वर्ग वो आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद दूसरी वाली जो आकृति हमें सीखनी है वो वाली आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। और तीसरी हम लोग जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसके तो इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम भी बोलते हैं और हिंदी में समांतर चतुर्भुज गणना। तो हमें चतुर्भुज में ये 3 आकृतियों के बारे में सीखना है। अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग जो गिनेंगे वो वर्ग के बारे में गिनेंगे। आइए अब देखो वर्ग गणना के बारे में हमें सीखना है। वर्ग के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखना। देखो हमने यहाँ पे 2 तरह से आकृति बांटी, एक सममित आकृति और एक असममित आकृति। ये सममित और असममित आकृति का मैं आपको फंडा बता देता हूँ। सममित और असममित आकृति का फंडा सिंपल सा यही है कि अगर आपको, जैसे अपने देखो एक बॉक्स होता है, मैं पहले बॉक्स के बारे में चर्चा करता हूँ आपसे। जैसे मैंने ये आकृति बोल दी, ये आकृति, तो इस आकृति में डब्बे ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं। तो अगर ये इस तरह से आकृति के डब्बे हैं, यानी यहाँ पर ये जो डब्बों की व्यवस्था है वो रो वाइज कहलाती है, यानी पंक्ति की तरह से कहलाती है। और ये वाली जो डब्बों की व्यवस्था है वो कॉलम वाइज कहलाती है, यानी कि स्तंभ कहलाता है। तो अगर सममित आकृति उसे बोलते हैं जहां पर रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर होती है, उसके अंदर हमें काउंटिंग करनी है, उसको बोलते हैं सममित। और जहां रो और कॉलम डिफरेंट हो जाते हैं उसको बोलते हैं असममित। लेकिन इससे पहले हमें कुछ चीजों को समझना है कि वर्ग के अंदर हमारे सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो वर्ग के अंदर जो जनरेशन होती है वो समझाता हूं आपको। मान लीजिए मैंने एक ये वर्ग बनाया, तो एक वर्ग ये भी बना दिया, राइट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं इसके अंदर 2 लाइनें ड्रॉ कर दूं और 2 ही लाइनें मैं यहां ड्रॉ कर दूं, तो अंतर समझना दोनों में क्या स्टार्ट हुआ। वही काम मैं इधर करता हूं, वही काम मैं इधर करता हूं। अगर मैं यहां से इसके अंदर लाइन ड्रॉ करूं और यहां मैं इधर से लाइन ड्रॉ करूं, तो दोनों में अंतर समझिएगा बच्चों कि क्या अंतर है दोनों में। सर अगर आपने वो लाइन इस भुजा के बीच से ड्रॉ करी तो अंदर जो आकृति बनी या तो वो वर्ग रूप में हो सकती है या वो किसके रूप में? आयत के रूप में हो सकती है, अगर एक्सपेंड कर दें। लेकिन अगर आपने आकृति कोने से बनाई तो देखिए ना, अंदर जो आकृतियां बनी वो क्या बनी? वो आकृतियां बनी हमारे लिए त्रिभुज के रूप में, राइट। वही काम यहां पर अगर यहां से गए तो या तो वो आकृति बनी वर्ग पे या वो बनी किसके रूप में? आयत के रूप में। और अगर यहां से किया तो वो आकृति किसके रूप में बनी? त्रिभुज के रूप में बनी, राइट। तो हमें इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखना है कि इनमें कैसे आकृतियों को में वर्ग बन रहे हैं और कैसे हमें त्रिभुज बन रहे हैं। ओके, अब देखो इससे आगे की आकृतियों को समझते हैं। तो कुछ चीजों को अपन समझते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए 2-3 फिगर बनाता हूं कि हम गिनते कैसे हैं। सबसे पहले गिनते हैं। मैंने एक आकृति बनाई, देखो बिल्कुल बेसिक से बनाता हूं। सबसे पहले एक सिंपल सी आकृति से स्टार्ट करता हूं ताकि आप अपन आराम से गिन। मैं बोलूं कितने वर्ग है,
आप कहोगे 1 है। अब मैं आपसे कहता हूं अब कितने वर्ग हैं, आप कहोगे सर 1 ये और 1 2, पूरा बड़ा नहीं है। तो अभी कितने वर्ग हो गए, बोला सर 3 वर्ग हो गए, 2 वर्ग हो गए। अब बोलो कितने वर्ग हैं, अब बोलो कितने वर्ग हैं, आप कहोगे सर 1 2 और 3 वर्ग हैं। अब मैं इसको यहां से ऐड कर दूं, अब बोलो कितने वर्ग हैं, आप कहोगे सर 1 2 3 4 और एक बड़े वाला, तो 4 छोटे और एक बड़े वाला, 4 छोटे और एक बड़े वाला। तो इस तरह से इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अब आप बात समझ गए क्या। अब यहां देखो इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है, इसलिए यहां पर यह सममित आकृति में आ गया। लेकिन अगर यहां एक और डब्बा लगा दूं तो वो असममित में हो जाएगा। तो सबसे पहले सममित आकृति के फिगर्स पे अपन चर्चा करते हैं। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने बनाता हूं, इन्हीं सभी फिगर्स को अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उनकी चर्चाएं करते हैं। देखिए, तो अब मैं कुछ फिगर्स आपके सामने बना देता हूं और इन फिगर्स को अपन ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं। जैसे ये फिगर दे दे आपको और आपसे पूछ ले कि इसमें कितने वर्ग हैं, ऐसे ही आपको ये फिगर दे देगा और आपसे इसमें पूछ लेगा कि इसमें कितने वर्ग हैं, या फिर आपको इसी तरह से ये फिगर दे देगा, इसमें वर्ग पूछ लेगा। इसमें वर्ग पूछ लेगा, या आपको इस तरह से दे देगा, इसमें वर्ग पूछ लेगा। ये पूछ लेगा। तो आपको इन फिगर्स में पूछेगा। तो देखो एक चीज सुनो, पहले गिनते हैं बेसिकली, फिर इसके बाद में ट्रिक पे चर्चा करते हैं। गिनो 1 2 3 4। तो 4 तो बेसिक हो गए छोटे वाले, और एक कौन सा, पूरा बड़ा। तो 4 + 1, इस आकृति में कुल वर्ग कितने हो गए, 5 हो गए। ट्रिक बाद में बताता हूं, पहले गिनते हैं फिर गिनो। इसमें बोलो कितने होंगे, सब लोग जहां भी हो बैठो बोल रहे होंगे, बोलो कितने वर्ग है। सबका आंसर आ रहा होगा 10 है। गिनते हैं, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो छोटे वाले। उसके बाद देखो बच्चों, ये 1, देखो 2 2 को जोड़ के 1 2 3 4 आ गए। फिर और बोलो सर, अब 3 3 को लेकर के, और 3 3 को लेकर के पूरा एक बड़े वाला बन जाएगा, और पूरा एक बड़ा बन गया तो एक ही हो गया। तो 9 4 13 और 1, आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। राइट। अब आते हैं इसके अंदर, इसमें वर्ग गिनो। तो यहाँ पे वर्ग गिनते हैं, देखिए आप लोग कैसे गिनेंगे। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ग तो ये हो गए। इसके बाद देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 को लेकर के देखो ये वाला 7 8 9, फिर 3 3 को लेकर के, 3 3 का मतलब यहां से ये वाला 1, ये यहां से 2, ये यहां से 3 और ये यहां से 4, और बोलो एक पूरा बड़ा, तो कितने हो गए, 30 हो गए। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि हम कैसे इनको बेसिकली गिन लेते हैं। अब देखो आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि अगर ऐसा कोई सममित आकृति दे रखी हो और अगर आपको उस आकृति में कुल वर्ग पूछ ले, कुल वर्ग संख्या पूछ ले, तो उसको ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका है, जो रो होती है उस रो का डाउनफॉल और कॉलम का डाउनफॉल का मल्टीप्लाई। और रो और कॉलम आप जानते हैं कि वो क्या है, वो बड़े अच्छे से आप समझते हो। राइट। अब देखो इसको कैसे, तो देखो एक तरीका तो बेसिकली आपके सामने पहले ही निकल के आ गया कि अगर मैं यहां से बात करूं, इसमें रो कितनी है, तो 1 और 1 2, तो यहां रो कितनी है, 2, और कॉलम भी कितने हैं, 2, तो 2 है ना। तो देखो अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो गिनने का एक और तरीका भी निकल के आ गया। वो क्या कि देखो 2 है तो देखो ये कितना लिखा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो किया कि नहीं किया,
यहां देखो रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है क्या? बिल्कुल है सर। और कितनी है? 3 है। और अगर 3 है तो यहां काउंट करो, 3 का स्क्वायर घटते हुए 2 का स्क्वायर और घटते हुए 1 का स्क्वायर ऐड कर दो। देखो 14 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल। यहां से देखो रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है और 4 है, तो यहां लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 30 हो गया। फिर यहां से बात करेंगे तो ये है रो और कॉलम और यहां संख्या कितनी है? 5 है। अगर 5 है तो यहां लिखोगे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 तक का 30 होता है, 5 25 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका निकल के आ गया। अगर हम इसी तरीके को आगे समझे तो यहां हमारे सामने एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई। क्या? कि अगर हमें क्वेश्चन में रो और कॉलम की संख्या बराबर दे देता है तो हम उस आकृति के वर्गों को सीधा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस आकृति में हम लोग कुल वर्ग बोल सकते हैं। जैसे अगर रो और कॉलम दोनों की संख्या 3 हो तो क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 13 वर्ग हो गए। सॉरी 14। 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 14। अगर दोनों में रो और कॉलम की संख्या 4 हो तो कितने होते हैं? 30। अगर 5 होते हैं तो कितने होते हैं? 55। अगर रो और कॉलम की संख्या 5 है तो 55। और ऐसे ही रो और कॉलम की संख्या 6 हुई तो 36 और जोड़ दोगे तो 91। तो ये भी हम सीधा याद रख सकते हैं, ये भी हम सीधा याद रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इतना भी नहीं रखना चाह रहे तो हम इसका एक और ऑल्टरनेट कर लेते हैं। वो क्या? जो मैंने अभी टेक्निक बताई। टेक्निक क्या कहा? रो और कॉलम। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दोनों तरफ गिनती लिखनी है। यहां गिनती लिख दो 1 और 2, यहां भी गिनती लिख दो 1 और 2। अब हाईएस्ट कितना है? इतना 2। इधर भी कितना है? 2। दोनों को पकड़ लो और दोनों को क्या करो? गुणा कर दो। तो 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4। देखो इसलिए 4 आ गया। अब क्या करना है? ये लाइन का मतलब है इससे एक कम, तो 2 से 1 कम 1 और इस 2 से 1 कम 1 और 1 गुणा 1 1। अब इससे कम करोगे तो यहां 0 होगा, यहां भी 0 होगा, तो आगे 0। इसका मतलब इसमें आगे और नहीं बढ़ा। और जो भी आए उन सबको जोड़ दो, जोड़ते ही वो उस आकृति के कुल वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूं ये हर आकृति में काम करेगी। अब यहां देखो कितना लिखोगे? सर 1 2 3, 1 2 3, तो हाईएस्ट इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। फिर 3 से 1 कम करोगे, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। इससे ज्यादा आगे जाओगे 0 आएगा। अब जोड़ दो, 9 और 4 13 और 1 14। तो देखो ना आकृति में 14 वर्ग हो गए। अब यहां लिखोगे तो कितना लिखोगे? 1 2 3 4 और इधर लिखोगे 1 2 3 4। तो मैक्सिमम कितना है? 4/4 है। तो यहां लिखोगे 4 गुणा 4 16 हो गया। देखो आया 16। फिर 3 गुणा 3 हो गया 9 हो गया। फिर 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4 हो गया। और 1 गुणा 1 कितना हो गया? 1। सबको जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ गया? कुल वर्ग हो गए इसके अंदर 30 हो गए। तो आराम से कर सकते हो। तो ये टेक्निक हुई। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन कि असममित आकृति दे देगा तब हम कैसे करेंगे। बच्चों टेक्निक वही यूज करेंगे जो लास्ट टाइम यूज करिए, हम उससे अलग यूज नहीं करेंगे। जैसे असममित आकृति का मतलब क्या हो गया? जैसे आपको ये आकृति दे देता है और आपको इसमें कह देगा कि सर इसमें कितने वर्ग हैं, या आपको इस तरह की आकृति दे देगा इसमें कितने वर्ग हैं, या जैसे अभी अभी हम लोगों ने बनाया वो फिगर आपको दे देगा ये दे दिया, ये 3/3 का है। लेकिन इसमें क्या कर देगा? इसमें थोड़ा सा चेंज करके ऐसे दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि सर बताइए अब कितने वर्ग हैं। राइट, तो इस तरह से आपको असममित आकृति दे देगा। राइट, ये और भी तरह से हो सकता है। ये असममित आकृति आपको इस रूप में भी मिल सकती है कि जैसे आपको ये दे देगा, ये वाली आकृति आ गई, इसके बाद इसके अंदर ये वाली आकृति आ गई।
तो वो धीरे धीरे अपन चर्चा करते हैं, उस पर आगे बात करते हैं। अब देखो, जब ये आकृति आपको देता है तब आपको क्या करना है, तो असममित दे या सममित दे आपको हमेशा याद रखना, जब बॉक्साकार आकृति हो तो उस बॉक्साकार आकृति में कुल वर्ग हमेशा कैसे होंगे, रो का डाउनफॉल और कॉलम का डाउनफॉल। बस इतनी सी बात को आपको हमेशा मेमोराइज रखना है। अब काउंट करो, नंबर लिख दो 1 2 और 3, तो यहां से 3 मैक्सिमम आया, 1 और 2 इधर से 2 मैक्सिमम आया। अब वर्ग निकालो, तो वर्ग काउंट करते हैं, तो देखो सबसे पहले लिखोगे 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर मैंने बोला एक एक कम करोगे तो 2 से 1 कम करोगे, 1 3 से 1 कम करोगे 2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2, फिर और कम करो 0 × 1 0 हो गया। इसीलिए इसमें आगे बनानी है, पूरा नहीं है ये, पूरा तो आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। तो यहाँ वर्गों की संख्या कितनी होगी भाई, वर्गों की संख्या 8 हो गई। अब कैलकुलेट करो कि क्या वास्तव में इसमें 8 वर्ग हैं, तो देखो सर कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर कि 8 वर्ग हैं क्या। देखो 1 2 3 4 5 6 ये वर्ग ही हैं जो मेरे बनाने में है, तो 6 तो वर्ग छोटे वाले हो गए। इसके बाद देखो एक तो ये वाला, दो दो को जोड़ के, और एक ये वाला, तो 2 ये हो गए, तो 6 और 2 कितना हो गया भाई, 8 हो गया। अब समझ में आया कि ये कैसे लिखता है, ये 6 ये लिखा और ये 2 ये लिखा, तो 8 हो गए। तो आराम से समझ में आ गया कि टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये हर जगह काम करेगी। जैसे यहाँ क्या लिखोगे 1 और 2, इधर लिखोगे 1 2 3 और 4, तो इधर 4 और 2 से स्टार्ट होगा काम। तो यहाँ 2 × 4 तो कितना हो गया 8, ये 8 कौन से वाले हो गए, ये छोटे वाले 8 हो गए। फिर इसके बाद में 2 से कम करोगे, 1 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 ये वाले हैं, दो दो को जोड़ के देखो ये वाला 1 2 3, और फिर इसके बाद में 0 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 0। अब इन सबको जोड़ दो तो 11 हो गया। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या 11 है। अब इसमें, अब जो पहले सीखा और ये सीखा, इसमें अंतर समझना। अगर हमसे कोई पूछ बैठे कि भाई इसमें कितने वर्ग होंगे, तो मैं आपको सब सीधी सी बात बताऊं क्या, अगर मेरे से कोई ये पूछे कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने, तो मैं इतने को तो ट्रिक से लगा सकता हूं ना, 1 2 3 1 2 3, बोलो पहली बात। और जब 3×3 होते हैं तो याद होगा, अभी अभी करवा के गया हूं, 14 वर्ग होते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, 14 होते। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइन जोड़ता है इसको समझ लो, सर एक तो ये वर्ग है, बोले बिल्कुल है, एक ये वर्ग है, तो एक्स्ट्रा और कितने बने, 2। हमेशा ऐसा करना, जितने में आप मैक्सिमम कवरेज वाले को आप कवर कर लो। तो 2 तो ये हो गए। इसके बाद देखो और बोलो, सर 2 तो ये हो गए, लेकिन ये अंदर वाला ये जोड़ के 1 ये भी तो बन गया। ओके, अब किसी के ऐसे मन में आ रहा होगा, नहीं सर ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है। अरे भाई ये वाला तो 14 में आ चुका है, तो जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला बना है, वो ये वाला बना है। तो इस तरह से इसमें वर्ग कितने हो गए, 14 2 16 और 1 17 वर्ग हो गए। इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 17 वर्ग हो गए। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, बताओ सर इसको कर सकते हैं, बोले बिल्कुल अच्छे से इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने ये बनाया। तो इसमें देखो 1 2 3 4, तो अंदर तक कितने बन गए, 5। ऐसे ही इसमें भी देखो, ये 1 ये 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, तो 5 और 5 यानी यहां पर वर्गों की संख्या कितनी है, इस आकृति में वर्गों की संख्या 10 है। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे भी आते हैं। जैसे आपको ये आकृति दी, अब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करते हैं। आकृति दे रखी है, स्टार्ट करिए मेरे साथ और करते हैं सॉल्व। देखो कह रहा है ABCD आकृति में कुल वर्गों की संख्या। मैं आपको ये बता देता हूं कि कंपटीशन के लिहाज से ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। अब देखो इसको करो, तो वर्ग के लिए मैंने बताया था आपको टेक्निक क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको बताया था ना, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1, तो 16 9 25 4 29 और 1 30। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। 30 ऑप्शन में दे रखा है ये। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझें तो इस क्वेश्चन को अभी भी कराया था कि रो और कॉलम की संख्या बराबर है और कितनी है, 4। और जब रो और कॉलम की संख्या बराबर और 4 होती है तब याद कराया था कि सर अगर 3 होते हैं तो 14 होता है, 4 होते हैं तो 30 होता है। तो इतना लिखना ही नहीं पड़ता, आप सीधा ही इसको क्लिक कर जाते। थोड़ा सा बस वो ही है भाई, देखो कितना आप एफर्ट करते हो, एक ये भी करते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन आया,
करिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझे। देखिए अब वीडियो पॉज करके आप सोल्व करना, मैं देखो अपन कैसे करते हैं वो देखो। मैं ज्यादा नहीं जानते हुए सिर्फ इसको जानता हूं, मुझे एक चीज बता दो, इसमें कितने वर्ग हैं। आप कहोगे 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, 5 वर्ग है बिल्कुल। अब देखो मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि सर अब बोलो इसमें कितने वर्ग हैं, तो अब इसमें कितने वर्ग हैं, तो देखो 1 2 3 नहीं, ये तो ऊपर जोड़ लिया तो ये नहीं हटेगा। अब ये कॉमन आ गया दोनों में, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए यहां पर कितने बने, 4 बने। तो आप शायद मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इस तरह से ऊपर 5 बन गए, लेकिन अब ये कॉमन है। जैसे अब इसके गिनने बैठोगे तो इसके गिनोगे तो ये 1 ये 2 ये 3, लेकिन ये कॉमन आ गया तो अभी कितने, 4, 1 2 3 और अभी कितने, 4। अब काउंट कर दो टोटल कितने हुए, 4 4 8 4 3 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17। तो जिस विकल्प में हमारा 17 है वहां हमारा आंसर हो जाएगा कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, बार बार आएंगे ये फिगर्स, बार बार ये फिगर्स आते रहेंगे, आप कैसे इनको डील करते हो वो आप जानिए, याद कर लीजिएगा, फायदे में रहोगे। यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अभी अभी बताया था कि सर रो और कॉलम की संख्या जब 4 होती है तो उस आकृति में वर्गों की संख्या 30 होती है। तो अब मैं गिनना ना स्टार्ट करते हुए शुरुआत ही 30 से स्टार्ट करूंगा। अब 30 का मतलब मेरा ये जुड़ गया, ये सारे जुड़ गए, लेकिन एक तो ये बच गया, एक ये 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये 8 ये और आ गए। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो गई भाई, 30 + 8, आंसर कितना हो गया, 38 हो गया। 30 + 8 आंसर कितना हो गया, 38 हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, वापस देखिए, वही सेम आकृति है, अगर पहचान पाए तो वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 लिख रहा हूं वो इसके लिए लिख रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं। तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है और वो 4 होती है, तो उस टाइम वर्गों की संख्या 30 होती है, ध्यान रहेगा। तो बस कहानी स्टार्ट कहां से होगी, 30 से हो जाएगी। अब 30 के बाद देखो 30 में ये आ गया, लेकिन अब ये देखो, इसको पकड़ो, ये देखो, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला, तो यहां कितने हैं, 5। तो वही 5 यहां भी तो हैं, 1 2 3 4 1 5, वही 5 यहां भी हैं, वही 5 यहां भी है, तो और एक्स्ट्रा छुपे हुए कितने हैं, तो 3 तो ये हैं बड़े बॉक्स वाले, बड़े बॉक्स वाले, और जो 5 चौका 20 बिने, ये वो उनके अंदर छोटे, जो अंदर छोटे हैं वो हैं। तो इस तरह से इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हो गए, तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या अगर हमसे पूछेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये फिगर दे दिया, आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए कह रहा है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। अब ऐसे में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले इसको करते हैं, पहले इसको देखिए। जब मैं इसको देखता हूं तो यहां से देखो, ये तो 1 वर्ग हो गया, ये 2 वर्ग हो गया, ये वर्ग नहीं है लेकिन ये पूरा तो वर्ग है। तो इस तरह से इसमें कितने वर्ग मिले मुझे, 3। तो वही कहानी इधर ही तो है, सिमेट्रिसिटी के साथ, ये 3 है, इसमें भी कितने हैं, 3। तो इस तरह से मुझे 9 तो ये मिल ही गए ना। अब कौन से बच गए, अब सर बच गए वो बॉक्स वाले, ये वाले बॉक्स वाले, ये बॉक्स वाले। तो इनके लिए क्या करते हैं, नंबरिंग लिख दो, 1 2 3 4, और इधर लिखूंगा नंबरिंग, तो ये 1 और ये 2। तो यहां मैक्सिमम 2 मिला और यहां कितना मिला, 4 मिला। अब इसके निकालो, कैसे निकालते हो, 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आ गया, फिर इससे 1 कम करोगे, 1 गुणा 3 करोगे तो 3 आएगा, 0 गुणा 2, एक एक कम करते हुए लिख रहा हूं तो 0 आ जाएगा, और इन सबको जोड़ दो, 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो इस आकृति के अंदर अगर हमसे बोलता है कि कुल वर्ग कितने हो गए, तो 11 वर्ग ये हो गए। ठीक है, अब कैसे गिना वो देखो। तो सर 11 वर्ग तो ये वाले हो गए, 8 ये और 2 1
2 3 8 और 3 11 तो ये हो गए, और 3 3 6 3 3 9। तो इस आकृति में कुल वर्ग अगर हमसे बोलता है तो 11 + 9 कितना आंसर हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 20 जिस विकल्प में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इसमें आएगा। सबसे पहले मुझे ये सूचित करो कि क्या मैं इसमें वो ट्रिक लगा सकता हूं? ये देखो 1 2 3 1 2 3 लगा सकता हूं क्या? सर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ग है लेकिन ये वर्ग है क्या? नहीं, इसलिए ट्रिक नहीं लगा सकता यहां पर ये वाली। लेकिन एक जगह लगा सकते हो। बोला कौन सी जगह? 1 2 3 इसके अंदर ट्रिक कई जगह लगेगी, कई जगह नहीं लगेगी। इसके अंदर ट्रिक लगा सकते हो। देखो 1 2 और 3। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और जब रो और कॉलम की संख्या 3 होती है तो उस आकृति में वर्गों की संख्या 14 होती है। 14 का मतलब ये सारे और प्लस इनसे जुड़ के बनने वाले। तो स्टार्टिंग हमारे कितने आए वर्ग हो गए? हमारे पास 14 वर्ग हो गए। अब 14 के बाद में वर्ग गिनना मेरे साथ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब 14 के बाद देखना, सबसे पहले ये एक वर्ग है, दूसरा ये वाला वर्ग है। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा होगा बनाने में, लेकिन जब एग्जाम में आया था तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ग से ही बने हुए थे। तो मेरी कोशिश काफी हद तक वर्ग बनाने की थी। थोड़ी सी अगर मिस्टेक लग रही है तो ये वर्ग है। तो इस तरह से मुझे कितने एक्स्ट्रा वर्ग मिल गए? 4 वर्ग ये मिल गए एक्स्ट्रा। अब 4 के बाद देखना और वर्ग हैं क्या? बिल्कुल है। इस पॉइंट से देखो 2 वर्ग बनेंगे। एक वर्ग बनेगा बच्चों ये वाला, इस पॉइंट से एक वर्ग बनेगा ये वाला, और दूसरा वर्ग जो बनेगा वो मैं अगर आपके लिए यहां पर बनाऊं तो दूसरा वर्ग बनेगा ये वाला। शायद विजिबल नहीं हुआ हो तो ये वाला, ये वाला। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग हमें कितने वर्ग मिले? 2 वर्ग मिले, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। क्या यहां से भी 2 मिलेंगे क्या? चलो चेक करते हैं। सर एक तो ये वाला मिल गया और एक ये वाला मिल गया। यहां से भी 2 मिलेंगे। कैसे? यहां से ये 1 और यहां से ये 1 2। यहां से भी 2 मिलेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरह से हमें और एक्स्ट्रा कितने मिल गए? 8। और बताओ कोई रह गया क्या? बोलिए। अब ध्यान से सुनो, हमने ये छोटे वाले जोड़ लिए, ये भी जोड़ लिए, ये भी 4 जोड़ लिए, इसके बाद ये वाले भी 2 2 जोड़ लिए, लेकिन एक कौन सा रह गया? पूरा बड़े वाला। तो इस तरह से इस आकृति में 14 और 4 18, 18 और 8 26 और 1 कितने हो गए? 27। तो इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 27, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आ सकता है। थोड़ा सा सोचिए, अभी अभी जस्ट इस क्वेश्चन को अपन करके गए थे। इसमें बोलो कितने वर्ग हैं? 3। इसमें बोलिए कितने वर्ग हैं? 3। इसमें बोलो 3, इसमें बोलो 3। तो 3 में 1 2 ये पूरा बड़ा, 1 2 पूरा बड़ा, 1 2 पूरा बड़ा, 1 2 3 हो गए। तो ये कितने आ गए? 3 चौक 12, तो यही आ गए। इसके बाद और पता चला क्या? 5 5 ये वाले बच्चों, ये वाले, इसको भूलो मत, इसको भूलो मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5। तो इस तरह से इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 12 + 5 17। तो जिस ऑप्शन में हमारा 17 दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बताइए कैसे करोगे। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अगर आपको इनडायरेक्टली पता हो तो ये क्वेश्चन मैं करवा के भी गया हूं, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई। अब देखो बच्चों, 2 तरीके ये हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैं इसको इस तरह से ले लूं, और एक हो सकता है मैं इस तरह से ले लूं। मुझे ज्यादा बेटर ये लगेगा कि सर मैं इसको इस तरह से ले लूं। बोलो क्यों?
सर इसलिए लगेगा कि जब मैं इसको इस तरह से लूंगा तो यहां पर 1 2 और 3 है, यहां पर 1 2 और 3 है, और जब 3/3 का होता है तो 14 वर्ग पहले ही समझ में आ गए। बोलिए अब 14 के बाद में काउंट करते हैं कि कौन से वर्ग रह गए। तो देखो 14 के बाद में बच्चों एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, तो कितने वर्ग और मिले? 2। अब हमने 14 इसके हैं, देखो 14 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये तो लिख दिए, लेकिन अब लिखो कि क्या कॉम्बिनेशन से भी कोई बन रहा है क्या? बिल्कुल सर, देखो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये दोनों को जोड़ के भी एक बनाता है, तो एक ये और बन गया, तो 14 2 16 और एक आंसर कितना हो गया? 17। तो इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी हो गई? 17। अब इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग। कैसे कैसे बोल सकते हैं? सिंपल सा देखो एक तरीका, अगर इसी फिगर को मैं एक बार वापस यहां आपके सामने कंप्लीट कर दूं, मेरी बात को समझिएगा। देखो कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं आपके सामने, अगर मैं ये रिप्रेजेंट कर दूं, ये वाला गायब ना करके ये वाला रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 1 2 3 4, 1 2 3, तो क्या लिखोगे? 3 गुणा 4, बोलो कितना हो गया? 12। फिर 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। फिर 1 गुणा 2 कितना हो गया? 2। फिर 0 गुणा 1 कितना हो गया? 0। सबको जोड़ो, 12 और 6 18 और 2 20 है। तो अभी इस आकृति में कुल कितने हैं? 20 है। बोलो 20 है क्या? बिल्कुल 20 है। लेकिन अब मान लो अगर ये हटा दिया जाए, ये मैंने हटा दिया, जैसे उसमें हटा दिया, अब अगर मैंने ये हटाया तो कितने वर्ग का लॉस हुआ? इसको एक को हटाने से देखो, अभी इसमें 20 है, लेकिन अगर इसको हटाओगे यानी हटाने पर क्या होगा? बच्चों 20 थे, लेकिन 20 में से एक वर्ग तो ये कंप्लीट हट गया ना? यस सर। अब देखो और कौन सा हटेगा? सर एक वर्ग ये भी तो हट गया, 2 2 वाला, एक वर्ग ये हट गया, तो एक वर्ग ये वाला हट गया था, छोटे वाला, एक वर्ग ये लाल ये वाला हट गया, और सर देखो एक वर्ग ये वाला भी तो हट जाएगा, यहां से 3 वाला। पूरा 4/4 का तो है ही नहीं ना, इसलिए 4/4 का तो बनेगा ही नहीं। लेकिन इस एक को हटाने से यहां पर एक ये हट गया, एक ये हट गया, पूरा नहीं हटेगा क्योंकि ये 4/3 में है ये, तो एक ये हट गया। तो इस तरह से कितने हट गए? यहां पर 20 में से 3 हट गए, तो और 20 में से 3 हट गए, तो आंसर कितना हो गया? 17। बात एक ही है, एक ही चीज को दो तरीके से बोल सकते हो। तो चाहते तो आप इसको अलग अलग गिन लो, और चाहो इसको यहां पर एज्यूम कर लो। एज्यूम करते तो इसमें 20 आते, फिर इससे एक ये हट गया, एक 2 और एक 3 हट गए, तो कितने बच गए? 17 बच गए। तो चाहो तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो और चाहो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करने का तरीका है आपका। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने जो चर्चाएं करी वो वर्ग के ऊपर चर्चा कर ली, वृत्त के ऊपर कर ली और सरल रेखाओं पे कर ली। आगामी क्लास में हम लोग आयत के ऊपर चर्चा करेंगे, आयत के में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर समांतर चतुर्भुज में, फिर चतुर्भुज में, और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हुए अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।